Good evening, everyone. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. Everybody. All right. That's quite nice. So let's get started. Let's start today's session without wasting any further time. So today is 6th of June, and I hope that by now जो अभी आपके समर ब्रेक्स हो रहे हैं, you are start utilizing that summer break, isn't it? थोड़ा पढ़ना वढ़ना स्टार्ट किया होगा कॉम्पिटेटिव. Kindly say yes or no. How many of you are utilizing these summer breaks? या अभी यही प्लान कर रहे हो कि मनाली जाएं घूमने की, शिमला जाएं कि सिसु जाएं? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टार्ट यूटिलाइजिंग दी समर ब्रेक? काइंडली रिप्लाई. ओके, नॉट एबल. ऑलराइट. All those who are having problems there how to manage time, anything, you know I will open the mentoring slot for all of you in your respective centers. So kindly utilize these time, है ना? इस सारे टाइम में कोशिश करना that you take 1-to-1 mentoring session. I will open the slot and I will share the message in respective groups. तो आप slot open करके you can take this those sessions. So we will discuss that part, right? That you know हाँ 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 हाँ, right? So you can just type. I will share the messages in the respective group. Number one. Number second is it's very important to utilize this time. Honestly speaking, all those students जिन्होंने भी टारगेट किया that you want to crack the top college, तो ये एक लल पीरियड है. In this period many students कोई you know सोचता है कि यार ठीक है अभी स्टार्ट करेंगे, we have just joined, right? We have time. तो अभी आपका इतना स्कूल का इतना प्रेशर नहीं है. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कैपिटलाइज ऑन. या अभी स्कूल का इतना प्रेशर नहीं है तो हम अपने कॉम्पिटेटिव एज ले लें थोड़ा सा. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है. तभी आप मान के चलो दैट यू विल एबल टू क्रैक टॉप रैंक. अदरवाइज इफ यू स्टडी लाइक ऑल दोज पीपल जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं कि ठीक है अभी आराम से वी हैव एनरोल्ड, वी हैव टाइम, जब पास आएगा एग्जाम तब स्टार्ट करेंगे, देन इट विल बी टू लेट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, so as I said na, early bird catches a worm. So be that early bird, be that first one to be updated about the syllabus. तो इस टाइम पीरियड को थोड़ा कैपिटलाइज करो. चलो स्टार्ट करते हैं आज द फर्स्ट एंड वेरी वेरी फर्स्ट करंट अफेयर. अभी इंडिया ने सागर भवन और पोलर भवन इनॉग्रेट किया है, राइट? और किसकी हेल्प से करा है? आईसीपीओआर. जो ये आईसीपीओआर है, ये इंडियन काउंसिल जो पोलर रिसर्च के लिए जो गोवा में इंस्टीट्यूट है, उसकी हेल्प से हमने सागर भवन और पोलर भवन इनॉग्रेट किए. इंपॉर्टेंट ये है दैट आइडिया इज ये करेंगे क्या? इट विल बी बूस्ट ओशियन एंड पोलर रिसर्च कैपेसिटी. ठीक है, आपको पता है जो पोलर रीजन है ना, अंटार्कटिका हो गया, आर्टिक रीजन हो गया, यहाँ पर क्या है अभी पोलर रिसर्च इतनी नहीं हुई है, तो उसको बढ़ाना है. इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव्स हमें लेना है, राइट? सो इट विल with this India will able to understand what is climate change, weather pattern. ठीक है, क्रायोस्फेरिक सरफेस सिस्टम. क्रायोस्फेरिक सिस्टम होता है अ सिस्टम जहां पर टेम्परेचर जो होता है ना वो 0 डिग्री से भी कम होता है, तो उसे बोलते हैं क्रायोस्फेरिक. जनरली जितने भी ऐसे रीजन होता है ना जो स्नो कैप्ड होता है, तो वो क्रायोस्फेरिक रीजन होते हैं, राइट? तो ये इंडिया का एक रोल बढ़ाएगा ब्लू इकोनॉमी में. तो याद रखना पोलर भवन एंड सागर भवन. अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो पोलर रीजन है उसकी. तो आप देखोगे दैट ये मैंने आर्टिक रीजन शो किया है आपको. तो आर्टिक रीजन जो है ये नॉर्थ पोल का पोलर रीजन है. तो वी जनरली हैव, अगर आपने ग्लोब देखा हो, right? In globe generally we have two regions, right? So if suppose this is our, so in the northern area, this here we have the Arctic region, ये वाला जो region है. And in the southern area we have Antarctica region, isn't it? जिसे हम साउथ पोल भी बोलते हैं. So we basically have North Pole and South Pole.
अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं तो नॉर्थ पोल में आर्टिक रीजन में वी हैव कंट्री लाइक रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, इजंट इट? तो ये सारी कंट्री आपकी आर्टिक रीजन। तो हमने इंडिया ने यहाँ पर भी एक अपनी रिसर्च लेबोरेटरी ओपन की हुई है जिसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री इज द रिसर्च लेबोरेटरी या रिसर्च लैब एट नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये याद रखोगे। और पता है मैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ दैट यू हैव हर्ड अबाउट पेंगुइन्स, यू हैव हर्ड अबाउट पोलर बियर, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई पोलर बियर डोंट ईट पेंगुइन्स? आपको पता है ना स्नो कैप्ड रीजन जितने भी हैं जो पोल्स हैं, पोल्स पे पोलर बियर भी मिलते हैं, पेंगुइन्स भी मिलती है। तो मुझे जरा बताओ कि पोलर बियर पेंगुइन को क्यों नहीं खाते? व्हाई डू पोलर बियर डोंट ईट पेंगुइन्स? कैन यू टेल मी दैट? दिस इज अ सिंपल फन क्वेश्चन, क्योंकि हम पोलर रीजन की बात कर रहे हैं। दे व्हाई दे डोंट? एनीबडी काइंडली ट्राई समथिंग, आंसर तो करो एक बार। लैक ऑफ न्यूट्रिशन। माय वॉइस इज ओ माय वॉइस इज फाइन। ओके, देखो बिकॉज दे आर पोल्स अपार्ट। या देखो, जो नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में यू विल फाइंड पोलर बियर एंड साउथ पोल में यू विल फाइंड पेंगुइन्स, right? So they are poles apart. Yes, they are on the opposite pole. That's why they, polar bear don't eat penguin. तो याद रखना साउथ पोल में हमें पेंगुइन्स मिलती हैं और नॉर्थ पोल में हमें पोलर बियर्स मिलते हैं। याद रखोगे फन फैक्ट? ठीक है, तो पेंगुइन्स जो देखते हो ना आप जनरली आपको साउथ पोल पे मिलेगी, अंटार्कटिका वाले रीजन पे मिलेगी। वेरी गुड। नाउ दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर। चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, रिलेटेड टू G7 समिट। अभी रिसेंटली जून में होने वाली है G7 समिट। G7 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ सेवन नेशन। और इस बार जो 2025 की समिट होने वाली है वो 50th एनिवर्सरी होने वाली है G7 समिट। ठीक है, तो जून 15 से 17 इसे होस्ट करेगा कौन? कनाडा। तो विच कंट्री विल गोइंग टू होस्ट 2025 G7? इट इज कनाडा। तो कनाडा में एक प्लेस है Alberta. So there, there will be G7 summit. So this is the seventh time that Canada is going to host G7 summit, and till now India has not been invited. अब क्वेश्चन आता है कि सर G7 नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2025 G7 समिट कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? कनाडा होस्ट कर रहा है, राइट? तो थोड़ा सा बात करते हैं G7 के बारे में। आज के टाइम पे मैं बात करूं इन 2025, G7 is a country which includes most developed economy, most civilized economy, right? अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं ना इसकी, जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन टू टेल यू द बैकग्राउंड स्टोरी। ठीक है, जस्ट शेयरिंग द वाइट स्क्रीन विद यू गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या द वाइट स्क्रीन इज नाउ फाइन। तो एक्चुअली पता है हुआ क्या था वर्ल्ड में? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोल एक्सपोर्टिंग नेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोल एक्सपोर्टिंग नेशंस, राइट? अब बेटा पता है इस ओपेक ने क्या किया था? इस ये ओपेक दुनिया में 1960 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ओपेक, और इसका काम था जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है उसे चेक करना। लेकिन इसने अर्ली 70s में प्राइस राइज कर दिए। तो जितनी भी उस टाइम पे डेवलप्ड इकोनॉमीज थी देवर लाइक यार ये क्या तरीका है, ओपेक तो कभी भी प्राइस राइज कर सकता है। और क्रूड ऑयल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर डेवलपमेंट। उस टाइम पे तो क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो तभी जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी थी दे केम टुगेदर, एंड इन 1975 they form a group which is called as G7.
तो G7 जो ग्रुप बना था, इसका आइडिया टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, right? So the idea of G7 was to ensure financial stability. They don't have any permanent headquarter. कोई permanent head office नहीं है इनका, right? They don't have any permanent office. This point also you have to remember. ठीक है, तो मैंने आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताई, अब वापस से चलते हैं पूरा पढ़ने के लिए, right? So this is just in a brief background story about G7. So basically, G7, as the name suggests, it is a group of 7 nations, or you can say the group of advanced economies, right? अब इसमें countries कौन कौन सी countries हैं? So you can see this creative. There are 7 nations. You know, United States is there, Canada is there, right? United Kingdom is there, France is there. So all these nations are part of G7. है ना? बीच में कुछ टाइम के लिए रशिया भी इसका पार्ट था, बट नाउ रशिया इज नो मोर. इन 2014 रशिया को G7 से हटा दिया था. तो एशिया की सिर्फ जापान है, ठीक है. बाकी आप देखोगे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और 2 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका की है ना. नॉर्थ अमेरिका की हो गई कनाडा, यूएसए. यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये देखो सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है. और एशिया से सिर्फ आता है जापान. तो ऑल दीज मेंबर आर कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ G7. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. इफ एनीबडी आस्क यू दैट क्या G7 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर होता है, द आंसर इज नो. आज के टाइम पे मैं बात करूं तो 40% ऑफ वर्ल्ड, यू नो, जीडीपी, 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ G7 कंट्रीज में ही रहता है. तो 40% वर्ल्ड, you know, GDP contribute करता है. That means it shows that all the major, you know, countries are the part of G7, right? तो ये ध्यान रखना है आपको. फर्स्ट ऑफिशियल समिट कब हुई थी G7 की? फर्स्ट ऑफिशियल समिट took place in 1975, और जैसा मैंने आपको बताया था, to tackle the global economic issue of oil crisis and inflation. और ये ऑयल क्राइसिस किसकी वजह से हुआ था? ड्यू टू ओपेक नेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, ओपेक nations की वजह से ये हुआ था, right? So the first summit took place in which year? It took place in 1975 in France. तो 1975 में फ्रांस में, you know, summit हुई थी फर्स्ट. और अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है. तो टोटल कितने ईयर्स हो गए हैं? 50 ईयर्स हो गए हैं. एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, which organization has recently completed its 50th anniversary, है ना. ऑप्शन आ जाएगा G7, G20, यू नो, ब्रिक्स, और कोई और आ जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सच क्वेश्चंस, राइट. तो फर्स्ट समिट हुई थी फ्रांस में, और बेटा 2025 समिट हुई है कनाडा में. इज इंडिया इज द मेंबर? इंडिया इज द मेंबर ऑफ G7? द आंसर इज नो, right? Is Russia is the member of the G7? Earlier it used to be the member of G7, but from 2014 Russia is not a member of G7. All these points are fine. Kindly write yes or no in the comment section and we will move forward. Just write yes or no in the comment section. I want everybody to participate. Just write yes, no, no, yes, whatever, and then we'll move forward. Oh, very good, very good, very good. It's fine. Sir, why India is not there? Because current terror. बेटा, हाँ, PDF will be share in the group. जो टेलीग्राम ग्रुप से आप सब लोग ऐड हो गए हो ना, तो टेलीग्राम ग्रुप से प्लीज ऐड हो जाना, है ना. वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी वहां शेयर कर देता हूँ. सो यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू बी देयर, राइट. सर इट वाज फाउंडेड, बेटा देखो जो फर्स्ट समिट हुई है
1975 में हुई है, 73 के बाद बात शुरू हो गई थी दैट हमें इसे फॉर्म करना है, राइट। चलो चलो चलो, आते हैं आगे टूवर्ड्स दी please ask your EA's education advisor. They will assist you. They will share you the link for the Telegram. I want everybody to join the Telegram group, the centralized Telegram group of IMS. वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलो आते हैं आगे, तो ये आप कंट्रीज देख लेना, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। Sir, why India is not there? Because the current terrorism or the another personal dispute between Canada. Yeah, maybe that will be the reason, but अभी तक देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, इंडिया को इनवाइट किया गया था एज अ ऑब्जर्वर स्टेट, है ना। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट एज अ ऑब्जर्वर स्टेट इंडिया को इनवाइट किया गया था। पर अभी तक इंडिया इज वेटिंग फॉर द ऑफिशियल कॉल, यार वो हमें इनवाइट करेंगे, पर अभी तक उन्होंने इनवाइट नहीं करा है। तो मे बी क्योंकि वहां पर भी गवर्नमेंट चेंज हुआ है, राइट। तो दिस इज अ थिंग आपको याद रख, टेक्निकली इंडिया मेंबर नहीं है बिकॉज ये डेवलप्ड इकोनॉमीज इसकी मेंबर। चलो सर, प्लीज टेल अबाउट IPL 2025 लाइक मैन ऑफ द मैच एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग। बेटा आपने IPL की बात करी है, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, आप बस थोड़ा सा सेशन अटेंड करो। मैंने खुद आज के सेशन में जो पर्सन ऑफ द वीक में रखा है, तो मैंने पर्सन ऑफ द वीक में आज खुद ही RCB को रखा है, तो मैं खुद ही आपको बताता है ये वाली बात, है ना। कौन कौन से विनर्स है सब कुछ मैं बताऊंगा, अभी बस जरा टाइम तो दो सेशन को, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट होता है जस्ट लीव इट ऑन मी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने खुद ही इस बार का जो फोकस वीक रखा है वो RCB रखा है, और क्योंकि मैंने विराट कोहली एक बार कवर कर दिया था पर्सन ऑफ द वीक, तो मैं उसमें सब आपको बता दूंगा, करंट विनर, है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। व्हाट इज ओपेक? ओपेक इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड में जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, उसका एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप बेटा 1970 में बना था, और इस ग्रुप में जनरली पेट्रोल एक्सपोर्टिंग नेशन है, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, ईरान, दीज आर द कंट्री। That do you think that it is to celebrate RCB, the incidence of the 20 innocents? Yeah, better see, here we are not celebrating honesty. We are just, you know, studying the topic as per the current affair per se, है ना। तो हम करंट अफेयर पर से इसे पढ़ रहे हैं, and obviously what had happened, it is very unfortunate, right? So we are not celebrating that, we are just reading these topics क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स में आ सकता है, राइट। तो दिस इज द थिंग। चलें आगे, आई होप दिस इज फाइन नाउ। चलो नेक्स्ट आते हैं, इन्वेस्ट स्टार्ट इंडिया 2025 एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। इन्वेस्ट NV Stat India 2025, NV Stat India 2025. This is very important. This is very important because आपको पता है कल ही हमने एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करा है, और जब हम एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कंट्री में एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स भी रिलीज करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 है, वो कौन रिलीज करता है? वी हैव वन ऑर्गेनाइजेशन नेम एज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करती है, ये हर एक 5 जून को, क्योंकि अभी मैं आगे भी कराऊंगा, 5 जून इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो ये हर एक 5 जून को क्या करती है, आपका ये कंट्री का जो एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स है उसे रिलीज करती है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एम क्या होता है, इसका एम बेसिकली होता है जितने भी कंट्री में इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं उसको थोड़ा पुश मिले, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनवी स्टैट्स 2025, ठीक है, इज रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मैंने इसका सिंबल भी बनाया हुआ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब बना था मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री बना था 1999 में,
फॉलोइंग द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और यही एनवायरमेंट एनवी स्टैट्स जो है रिलीज करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बेसिकली बेटा इट शोज द एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ द कंट्री, है ना। तो बेसिकली हाँ हाँ, ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसे गाइड अप करो, ठीक है, मेक इट सस्टेनेबल। तो ऑल दीज थिंग दे जनरली शेयर। ओके, इज इट फाइन और नॉट? काइंडली से यस और नो। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट। अभी इंडिया का एक स्टेट है जहां पर ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी ओपन हुई। आपको पता है, देखो एनवायरमेंट डे आया है ना, तो बहुत सारी न्यूज आपको आज देखना एनवायरमेंट रिलेटेड मिलेंगी। तो ये भी एक वैसी एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है, ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी। Recently, Tamil Nadu has inaugurated the Greater Flamingo Sanctuary. एम क्या है? एम कुछ नहीं होता सेंचुरी का, टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी बर्ड हैबिटेट एंड बूस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया। दिस इज द एम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कौन से स्टेट में ओपन हुई है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज इन तमिलनाडु। दैट इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पर क्योंकि तमिलनाडु की बात हुई है, तो कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए? फॉर दैट आई एम शेयरिंग वन वाइट स्क्रीन, so kindly see this white screen. So I want to share few points here. So we have one beautiful state in India, Tamil Nadu, right? So इस तरह से आप देखोगे, we have Tamil Nadu, right? This is a very beautiful state, Tamil Nadu. The capital of Tamil Nadu is Chennai, right? We have this place is called as गल्फ ऑफ मुन्नार। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है गल्फ ऑफ मुन्नार कहां पर है, गल्फ ऑफ मुन्नार, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल्सो देर इज वन फेमस, there is one famous temple also in Tamil Nadu, name as Brihdeshwar temple. So Brihdeshwar temple, it is there on also there in Tamil Nadu. It is a UNESCO World Heritage Site of Lord Shiva, ठीक है। लॉर्ड शिवा का फेमस बृहदेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। याद रखोगे ये सारी बातें तमिलनाडु से रिलेटेड, राइट, ऑल दीज फैक्टर्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कभी दैट विच स्टेट इज फेमस फॉर विंटर रेन, विंटर रेन, हमारे इंडिया में विंटर रेन के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? अगेन इट इज तमिलनाडु। जो रिट्रेटिंग मानसून से जो रेन होती है, विंटर रेन, वो तमिलनाडु में होती है। और अभी रिसेंटली हमने क्या पढ़ा? ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी, ये भी आपको कहां पर मिलेगी? तमिलनाडु में। So it is also there in Tamil Nadu. I hope all these points are fine. Kindly write yes or no in the yes. Rameshwaram also is there in Tamil Nadu. ठीक है सर। व्हाट इज गल्फ ऑफ मुन्नार? एक्चुअली बेटा देखो, मैं आपको दो जोग्राफिकल वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड होता है गल्फ और एक वर्ड होता है बे। अगर आप देखोगे तो दोनों ना, हाँ, सिलेबस में देयर इज अ बिग डिफरेंस। आई विल टेक द सेशन एंड आई विल लेट यू नो, है ना, नॉट टू वरी। वो लेकिन पढ़ना सब है। करंट अफेयर इज समथिंग दैट विल कम इन ऑल द एग्जाम्स,
तो बे और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है ये समझो। सपोज करो देर इज अ लैंड, ये लैंड है और यहाँ पर क्या है, वाटर है, राइट। तो जो इनलेट होता है वाटर का लैंड की तरफ, जब वो स्मॉल साइज का होता है ना, इफ दिस साइज इज स्मॉल साइज then it is called as gulf, and when this size is large it become big. तो larger size inlet होता है that is bay, इसलिए हम जैसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल because the size is very large, लेकिन हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मुन्नार, these are the inlets of the water but of a small size. समझ में आया? So you have Gulf of Kutch in India, you have Gulf of Khambat in India, you have Gulf of Munnar in India, isn't it? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं? जल्दी से कमेंट पे यस नो यू नो यस करो, फिर हम आगे चलें। ऑलराइट निकुंज, इट इज फाइन और नॉट? वेरी गुड। गल्फ में स्मॉल साइज होता है वाटर इनलेट का, बे में वो साइज बड़ा हो जाता है बस। जो लैंड में वाटर, यू नो, लैंड की तरफ जो वाटर अट्रैक्ट हो रहा है। फाइन और नॉट? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? एक बार जल्दी से कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर करो। चलो तो आते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अभी सोकोट्रा आइलैंड अभी न्यूज में चल रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी बायोडाइवर्सिटी। तो एक बहुत फेमस आइलैंड है सोकोट्रा आइलैंड, राइट, इट इज देयर इन न्यूज। ये जूम में पता नहीं क्या हो गया, जब भी हम स्लाइड चेंज करते हैं ना इसका साइज चेंज हो जाता है। नाउ इट इज फाइन, यस। तो सोकोट्रा आइलैंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी इट इज इन न्यूज, एंड इट इज ऑल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं वो हमें पढ़नी होती है ना। अब क्वेश्चन आता है सुकोट्रा आइलैंड आता कहाँ पर है? तो सुकोट्रा आइलैंड बेटा जो यमन एक कंट्री है ना, उसके पास आता है। तो बस आपको इसको ना जोग्राफिकल प्लेस इन न्यूज के हिसाब से याद रखना है। तो यू कैन सी दैट यू नो दिस इज सुकोट्रा आइलैंड, देयर इज अ कंट्री, यहाँ पर एक कंट्री है यमन। यमन इज फेमस फॉर कॉफी ऑल्सो, है ना। एक कॉफी होती है ना मोका कॉफी, जो आप पढ़, है ना। तो मोका कॉफी इज देयर फॉर यमन। तो यमन के पास ही आपको मिलेगा सुकोट्रा आइलैंड, एंड इट इज फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, राइट। आता कहां पर है? इंडियन ओशन में आता है, अफ्रीका के पास, ठीक है। ये देखो इधर, ये अफ्रीका, यमन इज इधर अफ्रीका है, यमन तो एशियाई कंट्री है। अगर मैं आपसे पूछूं यमन की कैपिटल क्या है, तो सना इज द कैपिटल ऑफ यमन, राइट। तो ये याद रखना है, सुकोट्रा आइलैंड आप याद रखना। यमन के हल्का सा आप बोल सकते हो साउथ वेस्ट में आपको सुकोट्रा आइलैंड मिलेगा। दिस इज अ न्यूज, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी, राइट। तो दिस इज न्यूज, तो याद रखना। ये आप प्लेस ऑफ द वीक के हिसाब से याद रख सकते हो सुकोट्रा आइलैंड, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड,
मैंने आपको यमन के बारे में बताया, यमन की कैपिटल मैंने बताई, सना इज द कैपिटल ऑफ यमन, राइट? दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट इज जन औषधि केंद्र पोटेंशियल लर्निंग प्रोग्राम। अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन औषधि केंद्र पोटेंशियल लर्निंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है रिसेंटली। 1 जून को ये लॉन्च किया है। काम क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, जन औषधि केंद्र एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम। तो बेसिकली यू नो टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट फॉर द यूथ, राइट? जन औषधि आपको पता है जो जेनरिक मेडिसिन आपको मिलती हैं, है ना, अफोर्डेबल रेट पे, है ना? तो उसमें बेसिकली यूथ इंटर्नशिप वगैरह करें, है ना, थोड़ा स्किल सीखें। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जॉइंटली वर्क विद द फार्मास्यूटिकल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, है ना, जहां पर यूथ वॉलेंटियरली जन औषधि केंद्र में पार्टिसिपेट करें, राइट? एंड जन औषधि केंद्र काम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, दे प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन। जो भी जेनरिक मेडिसिन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है, 15 डेज है, फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल हैंड टू हैंड लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इस तरह के इनिशिएटिव से थोड़ा पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी जब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो इन मेनी प्लेसेस देवर सिविल वॉलंटियर पार्टिसिपेंट्स, दे हैव कम्ड अप, है ना? आपने चंडीगढ़ की न्यूज सुना होगा, राइट? दे हैव कम्ड अप टू पार्टिसिपेट, है ना? तो सच टाइप ऑफ इंटर्नशिप, सच टाइप ऑफ प्रोग्राम दे गिव सिटीजन द फीलिंग, है ना, टू वर्क। एंड सच टाइप ऑफ इंटर्नशिप गिव अ काइंड ऑफ अ लर्निंग। तो ये जन औषधि केंद्र का एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है, सो दैट द यूथ ऑफ कंट्री, दे शुड नो द डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री, दे शुड नो, they should encourage some of the skills। तो ये ध्यान रखना, जन औषधि केंद्र। अब यहाँ पर जन औषधि केंद्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें एक बात करनी और जरूरी है, व्हाट इज द आयुष्मान भारत, राइट? सो लेट्स talk about the Ayushman Bharat also, because this is also something which is in, हाँ, या I can show the slide. This is Socotra Island, एक बार देख लो आप, this is the slide, alright? चलो, नाउ क्योंकि जन औषधि केंद्र की बात हो रही है, तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आयुष्मान भारत, बिकॉज दिस इज अगेन अ समथिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, और हमारे एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो व्हाट इज आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत, देखो, जब आपने मूवीज में देखा होगा, जब कोई ब्लेसिंग्स लेता है तो ऐसे बोलते हैं ना उसे आयुष्मान भव, यानी कि फॉर दी लॉन्गर लाइफ, है ना, आयुष्मान भव। तो इंडिया में एक आयुष्मान भारत स्कीम आई 2018, और ये इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, in which if the people is living below poverty line, then they are going to provide 5 lakhs per family health insurance। so 5 lakhs per family हेल्थ कवरेज मिलेगा, राइट? तो ये थी आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है? अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें इतना ज्यादा हेल्थ कवरेज मिल रहा है, ऑलराइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो काइंडली नोट डाउन दिस आयुष्मान भारत स्कीम, ओके?
All right. सर फुल फॉर्म ऑफ आयुष, ओके। बेटा देखो, आयुष जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। तो हमने 2014 में स्टार्ट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इन दिस, आयुष basically stand for traditional medicine, where A stands for Ayurveda, Ayurveda. Y stands for yoga, अभी योगा डे भी आने वाला है। U stands for यूनानी, S stands for सिद्धा, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन है। और H stands for ह्यूमोपैथी, राइट। तो ऑल दिस इज बेसिकली आयुष मीन्स। क्लियर है? आगे चले, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो, जल्दी से एक बार यस और नो तो बोल दो। ओके, चलो अब मैं वापस आता हूं। इंडिया फर्स्ट डिजिटल सेंसस, अभी रिसेंटली इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस बना है। कब स्टार्ट होने वाला है? 2027 में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो सेंसस एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेटेस्ट नेक्स्ट सेंसस बाय 2027, and this census will be India's first digital census, right? So ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी, या, राइट। तो इंडिया फर्स्ट डिजिटल सेंसस फॉर 2027। ठीक है, अब पहले कहानी सुनो, सेंसस की कहानी क्या होती है, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात तो ठीक है कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस 2027 में स्टार्ट होने वाला है, बट यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज सेंसस अबाउट, राइट? एंड व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया टुक प्लेस। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टोरी सुनाता हूँ, राइट। तो याद रखना, इंडिया में सेंसस की स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। सबसे पहले इन 1861, इन 1861 देयर वाज वन वाइसरॉय नोन एज लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने सेंसस प्रैक्टिस किया था। उसके बाद क्या हुआ? 1882 में फर्स्ट रेगुलराइज सेंसस आया इंडिया में। सेंसस आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। सेंसस बेसिकली एक कंट्री की डेमोग्राफी बताता है। डेमोग्राफी के साथ साथ क्या लिटरेसी रेट है, क्या बर्थ रेट है, यू नो ऑल दीज थिंग्स सेंसस कवर करता है। हमारे इंडिया में सेंसस एवरी 10 ईयर्स में हम लेके आते हैं। एवरी 10 ईयर्स में सेंसस आता है, राइट। जो लास्ट सेंसस आया था इंडिया में, इट वॉज इन ईयर 2011। तो टेक्निकली आना था 2021 में, बट दैट टाइम वी आर अंडर कोविड। तो कोविड की वजह से वो तब नहीं आया, और अब वो डिले होते होते आ रहा है 2027 में। एंड दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, राइट। so this all these all points are very important। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करो, देन वील मूव फॉरवर्ड। should I move forward now? Kindly say yes or no in the comment section।
that if somebody want to become a manager, how is GK relevant to them and how will it help them in their job in any way? But I see, if you want to become the manager, then GK plays a very vital role. Why I am saying so? आज के टाइम पे आप देखो commonly, Donald Trump is doing something, PM Modi is doing something. So being a manager or being in a management field or being in a globalized world, you should have that understanding what is happening across. Here GK plays a very vital role, है ना? अगर आपको GK की सेंस होगी तो आपको ये समझ आएगा कि क्यों सेमीकंडक्टर प्लांट्स इंडिया में अब लगाए जा रहे हैं. आपको ये समझ आएगा कि why India is dealing with Argentina for lithium, right? So GK plays a very vital role. That's why you see that in all the higher examination, whether it is judiciary, whether it is UPSC, they ask GK. Why? Because if you have that knowledge of canvas, so your decision making will definitely get, better. Because ultimately, हर एक चीज इसी से जो डिसाइड होती है ना? So that's why GK is important. भाई आपको पता होना चाहिए ना कि यार इलेक्ट्रिक ई व्हीकल में लिथियम की जरूरत होती है, इसीलिए इंडिया जो है अर्जेंटीना के साथ टाई अप कर रहा है लिथियम का. हमें एप्पल बोल रहा है कि हमें इंडिया में वो बनाना है अपना मैन्युफैक्चरिंग हब. क्यों बनाना है मैन्युफैक्चरिंग हब? क्योंकि एप्पल को पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट, तो अगर मैं यहीं पर ही प्रोडक्शन करूंगा मेरी कॉस्ट बच जाएगी. तो ऑल दीज थिंग कहाँ से ड्राइव होती है? ये जीके से तो ड्राइव होगी, जिसे नॉलेज होगी बेसिक. Are you understanding my point? So it give you the wholesome, understanding. अभी रेपो रेट कट हुआ है, आज ही रेपो रेट कट किया है, आरबीआई ने. वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो रेपो रेट कट होने से how it will impact on businesses, how it will impact on the loans, how it will impact on the purchasing power of the citizen. तो ये जिसे जीके का नॉलेज होगा उसे पता चल जाएगा, right? So that's why we study GK, and that's why abhi, there are many students who are right now giving their today. I am Rohtak के interviews start हो गए हैं, है ना? So many students, they were there for the interviews and they ask such questions, right, in the interview. So this is the reason, है ना? तो आप पढ़ो, है ना? एक आपको होलिस्टिक विजन मिलता है. ऑलराइट, चलो. तो सेंसस मैंने आपको बता दिया पूरी बैकग्राउंड स्टोरी. अब इस न्यूज को देखोगे तो आपको समझ आएगा अबाउट द सेंसस. तो इंडिया विल कंडक्ट द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस फ्रॉम 1 March 2027. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पहला डिजिटलाइज सेंसस होने वाला है कंट्री का, है ना? ये ऐसा सेंसस होगा जिसमें कास्ट बेस्ड डेटा को भी कलेक्ट किया जाएगा, है ना? लास्ट सेंसस मैंने आपको बताया था 2021 में हुआ था, 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना था, पर कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया. और पोस्टपोन होते होते अब वो कब हो रहा है? आपका जो टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं. यस एग्जैक्टली अदिति, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस पानी, ट्रू, है ना? वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज ही की न्यूज है ना, क्योंकि वो तो अभी, हाँ, यस 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 बताऊंगा, चिंता मत करो. अभी आप इसी न्यूज पर फोकस रहो. वो तो मैं एग्जांपल से समझा रहा था. किसी का एग्जांपल क्वेश्चन था ना कि सर क्या रिलेवेंस होती है जीके की, तो मैं रिलेवेंस बता रहा था, राइट? चलो, अब ये वाला जो सेंसस होगा ना, ये 2 फेज में होगा. एक फेज आपका स्टार्ट होने वाला है अभी, ठीक है? तो ये फेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना 2027 में होगा, ठीक है? उसके अलावा स्पेशल टाइमलाइन इंप्लीमेंट की गई है. कौन से रीजन्स के लिए? लद्दाख, जम्मू कश्मीर रीजन्स के लिए. बिकॉज आपको पता है वहां पर विंटर्स वगैरह बहुत हार्श हो जाते हैं, है ना? दूसरा, जम्मू श्रीनगर वाला एरिया थोड़ा यू नो वैसा भी रहता है, टेररिस्ट प्रोन भी रहता है. तो इस वजह से वहां के लिए दे हैव यूनिक लॉजिस्टिक सपोर्ट. So this point also you have to remember. आते हैं आगे towards wetland. Moving forward towards the wetland. अभी याद रखना that wetland क्या होता है. wetland कोई भी ऐसा प्लेस होता है जहां पर 6 मीटर तक हमेशा वाटर रहता है. तो इट कैन बी आइदर लेक, इट कैन बी आर्टिफिशियल लेक, टेम्परेरी लेक. जैसे आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली नोएडा के पास
वहां पर आपको ओखला बर्ड सेंचुरी मिलती है। तो ओखला बर्ड सेंचुरी इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ वेटलैंड, राइट। तो अभी इंडिया में दो नए वेटलैंड ऐड हुए हैं। तो वी हैव नाउ टोटल ऑफ 91 वेटलैंड्स। तो वी हैव कीचन एंड मिनार वेटलैंड्स, बोथ ऑफ देम आर इन राजस्थान, है ना। तो वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, राइट। तो वेटलैंड बेसिकली प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, वाटर साइकिल, फ्लड मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, राइट। और वेटलैंड का जो प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1971 में। एक समिट हुई थी जिसका नाम था रामसार कन्वेंशन, ठीक है, रामसार कन्वेंशन। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू वेटलैंड। अगर क्वेश्चन आए वेटलैंड डे कब बनाते हैं, तो वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को, एवरी ईयर, ठीक है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो काइंडली नोट डाउन। अगर क्वेश्चन आए कितने इंडिया में अभी वेटलैंड है, देयर आर टोटल 91 वेटलैंड। फाइन, should I move forward now? Kindly write yes or no in the comment section. बेटा ऑल दो सब कुछ तो आप नहीं याद कर सकते हो, लेकिन जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाले लेख जरूर याद रखना। दे आर मेजर लेक्स, ये आपको स्टैटिक जीके में हेल्प करेगा। तो कौन कौन से मेजर लेक्स हैं? यू हैव बुलर लेक। बुलर लेक जम्मू कश्मीर में आता है, ये इंडिया का हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक। जो सुपरलेटिव पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बुलर लेक याद रखना, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक। यस। तो जो मैंने मार्क किया ना सब वो, डल लेक आपको बताइए जम्मू कश्मीर, सांबर लेक राजस्थान, ये देखो राजस्थान। तो इसमें लोकेशन याद रखना। लोकटक लेक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोटिंग लेक, क्या बोलते हैं इसे? फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं। जिसके बारे में कुछ स्पेशलिटी है वो मैं बता दूंगा। फ्लोटिंग लेक। यू हैव चिल्का लेक, चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। यू हैव वेम्बेंड लेक। वेम्बेंड लेक जो है, ये बेटा बोट रेस के लिए फेमस है। बोट रेस होती है ना केरला में। यू हैव लुनार लेक, लुनार लेक इज अ वॉल्केनिक लेक। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिख दिए हैं, ये जो मेजर मेजर है। और बाकी सब में क्या याद रखना है? बाकी सब में आपको सिर्फ स्टेट याद रखना है, दैट दिस स्टेट, दिस लेक इज इन दिस स्टेट, राइट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। चले आगे, should I move forward now? मजा आ रहा है? एक बार यस सर, नो सर, नो सर, यस सर बोलो। डल लेक, हाँ डल लेक शिकारास की वजह से फेमस है अपना। हम्म हम्म हम्म
यस यस बेटा, कल रजौरी में भी सेशन है। सांबर लेक लिख सकते हो, सलाइन वाटर लेक है। वॉल्केनिक लेक होता है जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद होता है, जैसे वॉल्केनो हो गया, अब खत्म हो गया, और जो एरिया है वहां पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाटर कलेक्ट हो गया, तो उससे जो लेक बना है दैट इज वॉल्केनिक लेक, राइट। सॉल्ट वाटर लेक लिख सकते हो उसके बारे में। राइट, चलो, तो ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब आगे आते हैं पहले पर्सन ऑफ द वीक पे। राइट, पर्सन ऑफ द वीक देखते हैं। हाँ, तो पर्सन ऑफ द वीक में इस बार पर्सन नहीं, मैंने टीम को रखा आरसीबी को, क्योंकि काफी न्यूज रही आरसीबी से रिलेटेड। राइट, उसके बाद एक ट्रेजिक इंसिडेंस भी हो गया। ठीक है, तो आईपीएल अभी कंक्लूड हुआ है इंडिया में, और अगर मैं मेजर आईपीएल की बात करूं, तो द फर्स्ट आईपीएल वाज हेल्ड इन 2008, और अभी आ गया 2025। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 18th टाइम, 18 आफ्टर 18 years आरसीबी वॉन। 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18th एडिशन था ये आईपीएल, एंड दिस इज वॉन बाय आरसीबी। फर्स्ट, अब आपको इसमें याद क्या क्या रखना है ये समझो। फर्स्ट एडिशन जीता था राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में, 18th एडिशन जीता है आरसीबी। राइट, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क मैन ऑफ द मैच कौन था, कुरनाल पांड्या मैन ऑफ द मैच थे क्या, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछेंगे कितने एडिशन हुए हैं, फर्स्ट एडिशन विनर याद रखो, और लास्ट एडिशन विनर याद रखो। उसके अलावा 5 5 टाइम्स जीता है यू नो व्हाट यू कॉल्ड मुंबई इंडियंस ने और सीएसके ने, है ना। तो फिफ्थ टाइम 5 बार जीता हुआ है किसने आईपीएल टाइटल। फिफ्थ टाइम, फिफ्थ 5 टाइम जीता हुआ है सीएसके ने, 5 टाइम जीता हुआ है एमआई ने, मुंबई इंडियंस। राइट, तो ये सब याद रखना है। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। आरसीबी ने पहली बार जीता है। ठीक है, तो दिस वाज द न्यूज, है ना। काफी इस बार इस वीक को इसने काफी डोमिनेट किया। बेटा आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ हाँ, सर वेयर इज डेड सी। हाँ बेटा, डेड सी है आपका प्रिसाइजली। हाँ सर, रिमेनिंग लेग्स है। नहीं, रिमेनिंग लेग्स अभी याद मत रखो, सारी चीजें आप एक साथ याद नहीं रखोगे। हाँ, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन है, समर्थ का क्वेश्चन है। बेटा आपका ना पता नहीं ये पीप वो मतलब ऐसे पॉप होता है ना, चैट चैट पॉप ही नहीं हो रही। हाँ, आपका क्वेश्चन है समर्थ का कि सर डेड सी कहाँ पर है। डेड सी मैं आपको बताता हूँ प्रिसाइजली। एक बहुत फेमस सी है डेड सी। डेड सी एक कंट्री है, इजराइल, है ना। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे आता है डेड सी। ठीक है, इजराइल एंड जॉर्डन, उसके बॉर्डर पे आता है डेड सी। और डेड सी की स्पेशलिटी है कि ये ना बहुत सलाइन सी है, यहाँ पे सॉल्ट बहुत है तो सैलिनिटी जो है ना इसकी, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेड सी की। तो ये बात आपको याद रखनी है ना, क्योंकि पूछा था किसी ने तो मैंने बता दिया। और कोई क्वेश्चन? हम्म, हाँ, यस यस, सावित, आई विल गिव यू द रीकैप, नॉट टू वरी। ठीक है, अब आते हैं, हमने पर्सन, सर विच टीम इज डेक्कन चार्जर। बेटा डेक्कन चार्जर एक टीम थी आरुष, है ना। ये हैदराबाद पहले ना, जैसे अभी आप देखते हो हैदराबाद वाली जो टीम है, एसआरएच, एसआरएच से पहले डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी। इसमें एडम गिलक्रिस्ट वॉज द कैप्टन ऑफ डेक्कन चार्जर वंस, जब ये लोग जीते थे। और आपको पता है रोहित शर्मा वॉज द प्लेयर इन डेक्कन चार्जर्स दैट टाइम।
तब मैं स्कूल में था, तो अब सोचो तब की टीम है। डेक्कन चार्जर्स, एडम गिलक्रिस्ट वाज देयर, रोहित शर्मा वाज न्यू इन द सिस्टम, तो डेक्कन चार्जर्स, फिर उसके बाद वो टीम ऐसे बैन बैन हो गई। ऐसे बहुत टीम्स आई, जैसे एक टीम आई थी कोची टस्कर्स, है ना, वो आई चली गई। एक टीम आई थी ऐसे पुणे वॉरियर्स, वो आई चली गई। तो ऐसे कुछ टीमें बीच में काफी आई थी, राइट। तो छोड़ो, वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो डेक्कन चार्जर यूज टू बी अ टीम बट नाउ इट इज नो मोर अ टीम। आ जाओ आगे, चले आगे। वेरी गुड, आगे आते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं, कुछ जो फेमस डेज इस बार के रहे हैं। तो 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है मिल्क का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन करता है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन मिल्क का कौन करता है, तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन मिल्क का करता है इंडिया, राइट। इंडिया करता है मिल्क का लार्जेस्ट प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं नेशनल मिल्क डे कब आता है, नेशनल मिल्क डे कब आता है, तो बेटा ये आता है 26 नवंबर। दोनों बातें याद रखोगे, नेशनल मिल्क डे आता है 26 नवंबर। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है बेटा, वो तो सेंसस तो एक्सरसाइज करनी होती है ना, कंट्री का डेटा तो पता ही होना चाहिए, तो यही उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है राजस, तो मिल्क डे याद रखोगे। क्लियर है। यस, चलिए आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ। यस कार्तिक, होंगी क्लासेस। यू आर फ्रॉम विच सेंटर कार्तिक? तो ये याद रखोगे। नाउ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑन 5 जून। अभी कल ही गया है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू आर तो पीतमपुरा में तो क्लासेस हो रही है ऑफलाइन। हाँ, यस, दिस इज अ यूनिफाइड क्लास, ये सबके लिए होती है। अदरवाइज डिफरेंट सेंटर्स पर क्लासेस हो रही है, इजंट इट। तो 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, क्योंकि जो 2025 का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हुआ है वो कल ही सेलिब्रेट करा है हमने। और उसका जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025, वेरी इंपॉर्टेंट। मिल जाएगा बैकअप, नॉट टू वरी, ठीक है। चलो, अभी आप देख रहे हो डिफरेंट सेंटर्स पे, देयर आर बैकअप क्लासेस आल्सो गोइंग ऑन, है ना। जो एक कुछ क्लासेस वीकेंड्स पे होती है, वीकडेज में भी वी आर रनिंग क्लासेस। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू काइंडली डू दैट बैकअप थिंग, अभी से कर लो, ताकि ये जो आपका पीरियड चल रहा है अभी वेकेशन वाला, इसमें आप बिल्कुल रोबोस्ट तरह से तैयार हो जाओ सबके साथ। चाहे आप लेट आए थे, पहले आए थे, एवरी वन इज एट सेम पैडल, तभी कंपटीशन क्रैक होगा। कंपटीशन याद रखना है आपको, स्कूल की तरह क्रैक नहीं होते, ट्यूशंस की तरह क्रैक नहीं होते कि ठीक है हम सिलेबस कवर कर लेंगे चले जाएंगे। नो, यू हैव कंपटीशन, एंट्रेंस एग्जाम में वर्ड ही कॉम्पीट करना है ना। तो यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स। आप ये सोचा करो रोज की कितने लोग पढ़ रहे होंगे, जैसे आपके अंदर एंग्जाइटी होनी चाहिए, है ना, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वरना थोड़ी ना कंपटीशन निकलेगा, कोई आपके लिए सीट थोड़ी ना लेके आएगा कि चलो लो बेटा आपके लिए सीट खाली थी, आ जाओ हम आपको एडमिशन देते हैं, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट, जैसे स्कूल में होता है ना, एडमिशन विंडो ओपन होती है, एडमिशन ओपन, है ना। कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। आई एम या कोई टॉप कॉलेज ना ऐसे एडमिशन ओपन की विंडो नहीं लगाते, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, तो प्लीज चेंज योर सेल्फ द वे यू आर स्टडिंग। चलो,
आगे आते हैं हमें, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डेज वी हैव कवर, राइट, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अब आते हैं एमसीक्यू राउंड, राइट। नाउ वी हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट डेज, तो ये सारे डेज याद रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार 2025 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, राइट, उस 2025 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में होस्ट कंट्री कौन है, होस्ट कंट्री कौन है, तो बेटा याद रखना होस्ट कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज दी होस्ट कंट्री, दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट। अब now the last part of the class, that is MCQ round. So we'll do MCQ and obviously then we'll wind up the session. आते हैं जल्दी MCQ round पे। So the first question is in front of you. First question देखते हैं क्या है। परवा पोर्टल is launched by which institute? नीति आयोग, SBI, सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परवा पोर्टल किस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है? तो मैं हिंट देता हूं आपको, जिस इंस्टीट्यूशन का ये पार्ट है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। जिस इंस्टीट्यूशन का ये पार्ट है उसके जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा, राइट। जिसका ये पार्ट है उस इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज किया गया था इन 1949। अब तो बता दो आंसर क्या है। 1949 में इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूशन नेशनलाइज हुआ है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन? वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज आरबीआई। यस, आरबीआई इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्योंकि जो बचे हुए ऑप्शन उनके बारे में बताए, तो नीति आयोग बना 2015 में, एसबीआई बना 1955 में, सेबी बना 1992 में, ठीक है। तो ये भी याद रखना। परवा पोर्टल किससे रिलेटेड है? आरबीआई से रिलेटेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन संजय मल्होत्रा है, अभी प्रेजेंट चेयरमैन लिख लो या गवर्नर लिख लो, और 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ। फाइन, फेयर इनफ, हाँ, ठीक है। बेसिकली आरबीआई के सिस्टम को डिजिटलाइज करना, ये सारा काम है इसका परवा का, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। ग्लोबल एंटीबॉडिक एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च and development partnership is created by which organization? So global antibiotic research and development partnership कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करी है? तो अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करा है उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ये ऑर्गेनाइजेशन बेटा बनी थी इन द ईयर 1948, प्रिसाइजली बोलूं तो 7 अप्रैल 1948 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यस। और इसी ने अभी शुरू करा है ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप, यस, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आंसर इज, हाँ हाँ, आफ्टर 3 क्वेश्चंस वी विल डू 5 क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप, नॉट टू वरी, ठीक है। तो याद रखना है ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 7 अप्रैल 1948 में बनी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी का इनिशिएटिव है। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच सिटी विल होस्ट योगा महोत्सव 2025? योगा महोत्सव आपको पता है 21 जून को सेलिब्रेट होता है क्या? इंटरनेशनल योगा डे, राइट, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। तो योगा महोत्सव 2025 कौन सी सिटी में होने वाला है? ये होने वाला है नासिक,
in Maharashtra. So C will be the right answer. नासिक महाराष्ट्र में, हाँ ठीक है, सेलिब्रेट होने वाला है, तो प्लीज राइट दिस पॉइंट, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नासिक योगा डे याद रखना। हाँ बेटा, वर्ल्ड बैंक के बारे में लिख लो, वर्ल्ड बैंक बना था 1944-45 में, यूनिसेफ अगेन 1945 में, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है यूएसए में, यूनिसेफ अगेन वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ काउंसिल उसी का पार्ट है, ठीक है, तो उसका कोई स्पेसिफिकली वो नहीं है, ठीक है। चलो, और अभी मैंने आपको बताया थर्ड क्वेश्चन में दैट वर्ल्ड सिटी वाला, यस यस यस। आते हैं आगे टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन, which is the world first energy transmission garden inaugurated? Where is world first energy transmission garden inaugurated? ये बेटा गार्डन एनर्जी ट्रांसमिशन बेसिकली मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड है, एंड दिस इज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। तो ए विल बी द राइट आंसर, हैदराबाद इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, राइट। तो याद रखना है, वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन, इट इज सेलिब्रेटेड इन हैदराबाद। Very good. Now the last question of the day. Last question of the day. Let's see. Raika tribe is primarily found in which state? राइका ट्राइब, तो याद रखना है ये उस स्टेट में मिलती है बेटा जहां पर, जिस स्टेट का लार्जेस्ट एरिया है इंडिया में, लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, उस स्टेट की कैपिटल है जयपुर। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान, ए, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे किसी को कोई इशू नहीं हो, ठीक है। तो मैंने जो आगे ये फैक्ट्स बताया वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइका ट्राइब। नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Now I will take your doubts. So those who have doubt, they can post their doubt. Those who don't have doubt, they can easily enjoy their dinner at home. Okay. This is all from my side. Good luck. Now, yes, yes, you can ask your doubt. तो एक बार मैं स्लाइड रिवर्स कर देता हूँ, एंड द पीपीटी भी आई विल शेयर इन द ग्रुप, नॉट टू वरी अबाउट दैट। लेबर डे बेटा 1 मई को सेलिब्रेट हो, राइट। ऑल राइट देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस